नमस्ते एडवोकेट राम। आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्ते। वकील भैया, आपने अभी तक संविधान के आर्टिकल 16(3) तक जानकारी हमें बताई है, जिन्हें आपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत सम्यक चैनल पर उपलब्ध भी कराई है। वाकई में हम सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको संविधान के आर्टिकल 16(4) के बारे में बताता हूँ, जो इंग्लिश में इस प्रकार है। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of the appointments or posts in favor of any backward class of the citizens, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. एडवोकेट राम, हम लोगों को इस आर्टिकल का हिंदी अनुवाद भी बताएं, जिससे हम लोग अच्छी तरह से इसे समझ सकें। ठीक है, हम इस आर्टिकल को हिंदी में भी समझाने की कोशिश करते हैं, जो इस प्रकार है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। एडवोकेट राम, जिस तरह आपने बताया है उसे तो आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(1) एवं 16(2) के प्रति आपस में विरोधाभासी लगते हैं। जैसे कि आर्टिकल 16(1) में कहा गया है कि सरकारी सेवाओं के लिए किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता या बराबरी होगी, जबकि आर्टिकल 16(2) में कहा है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और न ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। इस प्रकार आर्टिकल 16(1) और 16(2) में राज्य की नौकरी में समता या बराबरी का नियम निहित है। इस आधार पर किसी को सेवा से आने के लिए मना नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आर्टिकल 16(4), 16(1) और आर्टिकल 16(2) की संविधान में अपनी अलग अलग व्याख्या है। आर्टिकल 16(4) के संबंध में भारतीय संसद ने यह शक्ति राज्यों को दी है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों को किसी भी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए व्यवस्था कर सकता है। इस प्रकार आर्टिकल 16(4) में लागू होने के लिए दो शर्तें भी संसद द्वारा राज्य के लिए रखी गई हैं। पहला है कि वह सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग हो। दूसरा, वह राज्य के अधीन पदों पर पिछड़ापन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिला हो। ऐसी स्थिति में राज्य उनके लिए नियुक्ति में व्यवस्था कर सकता है। वकील भैया, पिछड़ा वर्ग शब्दावली की संविधान में तो कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है। आर्टिकल 340 महामहिम राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों के अवधारणा के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग इस बात की जांच करके अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देगा कि कौन सा वर्ग पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है और कौन सा वर्ग नहीं आता। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्ग में आने वाले वर्गों को चिन्हित करेगी। सरकार का निर्णय न्यायालय के अधीन होगा। न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण राज्य द्वारा मनमाना तो नहीं किया गया है। तो वकील भैया, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या जाति पिछड़ेपन की कसौटी का आधार है? इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, हमें स्पष्ट करें। देखिए साथियों, बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 सब क्लॉज 649 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, केवल जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण की कसौटी नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए गरीबी, पेशा, जन्मस्थान, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक उन्नति के साधन, शिक्षात्मक प्रगति आदि सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। कोई विशेष जाति पिछड़े वर्ग में आ सकती है यदि उसे जाति के 90% लोग सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हों, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि एक बार किसी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कर लिया गया है तो वह सर्वदा के लिए पिछड़ी जाति ही बनी रहेगी। सरकार को समय समय पर पूर्ण विचार करते रहना चाहिए और यदि यह समाधान हो जाता है कि कोई जाति विकास के स्तर पर पहुंच गई है जिसे अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार को उस जाति को पिछड़े वर्ग की सूची से निकाल देना चाहिए। इस प्रकार बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। लेकिन एडवोकेट राम, मंडल आयोग के मामले में उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ेपन के बिंदु पर बालाजी के मामले को भी उलट दिया
और यह निर्धारित किया है कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। जाति भी एक सामाजिक वर्ग है। यदि वह वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा है तो वह आर्टिकल 16(4) के प्रयोजन के लिए पिछड़ा वर्ग होगा। आर्थिक आधार पिछड़ा वर्ग के निर्धारण की एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती। हिंदुओं के अतिरिक्त गैर हिंदू, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों में जातियां होती हैं और यदि वे सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। बिल्कुल सही है। मंडल कमीशन का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय की विशेष संविधान पीठ ने 6-3 के बहुमत से, जिसमें श्री बीपी जीवन रेड्डी मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस एच.एम. कानिया, जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया, जस्टिस पी.वी. सावंत, जस्टिस टी.के. थोमेन, जस्टिस कुलदीप सिंह व जस्टिस आर.एम. साहा थे। उन्होंने अपना फैसला 6-3 के बहुमत से दिया था। निर्णय में कहा कि यह पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। एडवोकेट राम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने संविधान के आर्टिकल 16(4) की जानकारी हमें विस्तृत रूप से दी। जल्दी ही हम भविष्य में संविधान के अन्य आर्टिकल की जानकारी आपसे प्राप्त करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे और आप हमें उसकी जानकारी जरूर देंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। भाइयों एवं बहनों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें, तथा बॉक्स में कमेंट भी दें। सम्यक चैनल को फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आप सभी को एवं एडवोकेट राम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।